हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम इस चैप्टर को विजुअल्स और एनिमेशन की मदद से काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो सिंपली ऐसी एक्टिविटीज़ जिन्हें करने से हमें पैसा मिलता है, मतलब जिन्हें हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। जैसे कि आप इन एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इनकम को जनरेट करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं दूज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब दोस्तों, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें अलग अलग तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मतलब एक्टिविटीज़ का नेचर कैसा है, तो इस बेसिस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्सरी सेक्टर। और अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कैसी है, तो इस बेसिस पर 2 सेक्टर्स में बांटा गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सिमिलरली अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो ऑनरशिप के बेसिस पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 2 सेक्टर्स में बांटा गया है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। आई नो आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट डोंट वरी, हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर को। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो नेचर से रिलेटेड होती हैं। इसमें हम डायरेक्टली नेचर का यूज़ करके रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लिख सकते हैं व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। और हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जो ये प्राइमरी सेक्टर होता है वो बेस प्रोवाइड करता है बाकी अदर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, जो हम कॉटन की टी शर्ट पहनते हैं वो किससे बनती है? कॉटन से। और कॉटन कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर से। मतलब प्राइमरी सेक्टर होगा तभी कोई अदर प्रोडक्ट बन पाएगा। चूँकि ये जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए इसे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें हम नेचर के प्रोडक्ट को चेंज करते हैं एक नई फॉर्म में, यानी कि एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। इसलिए इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, कॉटन से कपड़े बनाना, शुगर केन से शुगर और जैगरी बनाना। इसके अलावा कार मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है उस सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट है टर्सरी सेक्टर। इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में मदद करती हैं बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंक, इसके अलावा टीचर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, कोबलर्स, लॉयर। तो ये लोग सर्विस दे रहे हैं, ना कि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो टर्सरी सेक्टर में आती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। तो दोस्तों, अभी तक हमने 3 सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो देश में इन तीनों ही सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और तीनों ही सेक्टर्स में बहुत सारे लोग काम भी कर रहे होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ये पता कैसे करेंगे कि तीनों ही सेक्टर्स में कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये हम पता करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मदद से, यानी कि जीडीपी की मदद से। तो ये जीडीपी क्या होती है? आई नो आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, पर ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता होगा, बट डोंट वरी, हम इससे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक किसान है, उसने 10 किलो गेहूँ उगाए। तो किसान क्या करता है, इन 10 किलो गेहूँ को बेच देता है पास वाले मिल को 20 रुपये में। फिर ये मिल वाला क्या करता है, इसका आटा बनाता है और उसे बेच देता है बिस्कुट की कंपनी को 30 रुपये में। और फिर जो बिस्किट की कंपनी होती है वो बाकी चीज़ों को ऐड करके बिस्किट बना देती है, जिनकी वो प्राइस रखती है 50 रुपये। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर जो आखिरी में हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट निकल के आया उसे हम कहेंगे फाइनल गुड। और जो बीच में जो बेचा गया था फैक्ट्री और कंपनी को,
उससे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। तो ये बात याद रखना कि जब भी किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जाता है तो केवल फाइनल गुड्स की ही वैल्यू इंक्लूड की जाती है रेदर देन इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाती। तो हम लिख सकते हैं व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर वी ओनली एडेड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स रेदर देन इंटरमीडिएट गुड्स। अब सवाल ये उठता है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड क्यों नहीं करते। तो ये तो हम अपने आप से ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाती है फाइनल गुड्स में, मतलब ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है फाइनल गुड में, इसलिए हम इंक्लूड नहीं करते। तो अब हम जीडीपी की डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअल में जीडीपी होती क्या है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विथ इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। मतलब एक साल के अंदर कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उनकी टोटल वैल्यू को ही हम जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जिस भी कंट्री में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उस कंट्री की उतनी ही बड़ी जीडीपी होगी, और जिस कंट्री में जितना कम प्रोडक्शन होगा उस कंट्री की उतनी ही कम जीडीपी होगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी जीडीपी है यूएसए की, यानी कि यूएसए टॉप पोजीशन पर आता है जीडीपी के मामले में। और वहीं अगर हम बात करें अपनी इंडिया की, तो वर्ल्ड में इंडिया की 5th सबसे लार्जेस्ट जीडीपी है, यानी कि जीडीपी के मामले में इंडिया 5th पोजीशन पर आता है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया की जो जीडीपी है उसे मेजर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के द्वारा। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। दोस्तों शुरुआती दौर में यानी कि आज से कई साल पहले लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। लोग खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर था प्राइमरी सेक्टर। लेकिन फिर कुछ समय बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई नई मशीनें आने लगती हैं, फैक्ट्रीज डेवलप होने लगती हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग खेती बाड़ी छोड़कर फैक्ट्रीज में आकर काम करने लगते हैं, यानी कि फैक्ट्रीज की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। और धीरे धीरे लोगों के लिए जो सेकेंडरी सेक्टर था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगता है, यानी कि एक शिफ्ट देखने को मिला लोगों का प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। और आखिरी 100 सालों में हमें एक और शिफ्ट देखने को मिल रहा है जो कि है सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की तरफ। यानी कि अब जो लोग हैं वो सेकेंडरी को भी छोड़कर धीरे धीरे टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ने लगे। और आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो टर्सरी सेक्टर में ही हो रहा है, और सबसे ज़्यादा लोग भी इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक बेसिक पैटर्न देखने को मिला कि पहले लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, फिर सेकेंडरी सेक्टर में काम करने लगे, और आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो पिछले 40 सालों में तीनों ही सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, पर सबसे ज़्यादा जो इंक्रीजमेंट देखने को मिला है वो मिला है टर्सरी सेक्टर में। इसी से रिलेटेड आप इस ग्राफ को भी देख सकते हो। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो शुरुआती दौर में यानी कि 1973-74 के टाइम पर तीनों ही सेक्टर्स में बहुत कम प्रोडक्शन होता था, लेकिन आज के टाइम पर यानी कि 2013-14 का डाटा अगर हम देखें तो तीनों ही सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो हुआ है टर्सरी सेक्टर में, जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि जीडीपी में कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो आप इस ग्राफ को देखो, तो अगर हम देखें 1973-74 का डाटा, तो जीडीपी का 40% जो शेयर था वो आता था प्राइमरी सेक्टर से। जीडीपी का 13% जो शेयर था वो आता था सेकेंडरी सेक्टर से, और जीडीपी का 47% जो शेयर था वो आता था टर्सरी सेक्टर से। एंड अगर हम देखें कि आज के टाइम पर किस सेक्टर से कितना शेयर आता है, तो हम देखते हैं 2030-40 का डाटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस जीडीपी का 40% जो शेयर है वो आता है प्राइमरी सेक्टर से, 19% जो शेयर है वो आता है सेकेंडरी सेक्टर से, और 67% जो शेयर है वो आता है टर्सरी सेक्टर से। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चला कि जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूट प्राइमरी सेक्टर करता है, और जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट टर्सरी सेक्टर करता है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये टर्सरी सेक्टर है वो इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या है, चलिए जानते हैं। पहला रीज़न है कि कुछ बेसिक सर्विसेज होती है जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, बैंक्स एक्सेट्रा। तो ये जो सर्विसेज होती हैं उनकी लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये बेसिक सर्विसेज होती हैं।
और इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट जब इनको डेवलप करती है तो ऑटोमेटिकली सर्विस सेक्टर इम्प्रूव होता है। दूसरा रीज़न है कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो होता है तो जो सर्विस सेक्टर है वो भी साथ साथ अपने आप ग्रो होता है। तीसरा रीज़न है कि कई लोगों की इनकम बढ़ रही है, जिस वजह से लोग अदर सर्विसेज भी ऑप्ट करते हैं, जैसे कि खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं कहीं पर, पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगते हैं। तो इस वजह से अलग अलग सर्विसेज ग्रो हो रही हैं, जिस वजह से सर्विस सेक्टर भी ग्रो हो रहा है। चौथा रीज़न है कि धीरे धीरे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, जिस वजह से इससे रिलेटेड सर्विसेज भी ग्रो हो रही हैं। तो दोस्तों ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से जो टर्सरी सेक्टर है यानी कि सर्विस सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है। अब आप एक और ग्राफ को देखो, इससे हमें पता चलेगा कि किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, मतलब किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो अगर हम देखें 1977-78 का डाटा, तो 71% लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, 11% लोग सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे और 18% लोग टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। और अगर हम आज का डाटा देखें यानी कि 2017-18 का डाटा, तो 44% जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, 25% लोग सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं और 31% लोग टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चला कि सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। लेकिन देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर हम आज के टाइम से कंपेयर करें तो भले ही प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, बट फिर भी सबसे कम प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में ही होता है, यानी कि जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर ही करता है। तो ऐसा क्यों है कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं पर वो प्रोडक्शन बहुत कम दे पा रहे हैं? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, पर एक जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो ये प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं वो अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, चलिए जानते हैं। जैसे मान लो एक खेत है, उसमें 7 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत केवल 3 लोगों की है। बाकी जो 4 लोग जो कि एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनके होने या ना होने से प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं उन्हें हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड या डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयड। तो इन लोगों की जो संख्या है वो प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा तो लोग काम कर रहे हैं पर वो प्रोडक्शन उतना ही दे पा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों के लिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे पैदा किया जा सकता है। तो पहला है कि गवर्नमेंट छोटे छोटे किसानों को चीफ लोन्स दे सकती है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि पहले लोग साल में एक क्रॉप उगाते थे, लेकिन अब वो लोन के पैसों से ट्यूबवेल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, टूल्स का यूज़ करके साल भर में 2-3 फसल उगा सकते हैं, जिससे वे पूरी साल एम्प्लॉयड रह सकते हैं। दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट डैम्स या कैनल्स बनवा सकती है, जिससे काफ़ी मजदूरों को रोजगार मिलेगा और काफ़ी किसानों को अपनी फसलों को सींचने के लिए पानी मिलेगा। तीसरा तरीका है कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन और नए रोड बनवाने पर इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एक तो मजदूरों को जो कि रोड्स बनाएंगे, और दूसरा ऑटो एंड ट्रक ड्राइवर्स को जो कि अपनी सर्विसेज देकर अपना घर चलाएंगे। चौथा तरीका है कि गवर्नमेंट छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकती है रूरल एरियाज़ में, जिससे गांव के लोगों को रोज़गार मिलेगा और उन लोगों को शहरों में नहीं भटकना पड़ेगा काम के लिए। पांचवा तरीका है कि गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट कर सकती है, क्योंकि इससे भी कई सारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है। सिक्स्थ है कि गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है। पर दोस्तों ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, इसलिए गवर्नमेंट को इनको सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए एक शॉर्ट टर्म प्लान को भी लॉन्च किया था, जिसका नाम था मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में स्टार्ट किया गया था। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट लोगों को राइट टू वर्क प्रोवाइड करती है, यानी कि लोगों को काम करने का अधिकार देती है। ये जो प्रोग्राम था वो इंडिया के 625 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज़ में जिन लोगों के पास काम नहीं होता है उन्हें गवर्नमेंट 100 डे का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। मतलब गवर्नमेंट ये वादा करती है कि कम से कम वो 100 डे का एम्प्लॉयमेंट तो देगी ही देगी, और अगर इन केस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। मतलब बिना काम कराए भी पैसे दे देती है गवर्नमेंट।
तो मनरेगा की वजह से एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या थी उसमें रूरल एरियाज़ के अंदर काफ़ी सुधार देखने को मिला है। अब हम क्लासीफाई करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दो सेक्टर्स में बांटा गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो इस सेक्टर में जितने भी बिजनेस आते हैं वे सारे गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और इन्हें गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, लेबर लॉ एक्सेट्रा। इस सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलती है, मतलब बिना किसी वैलिड रीज़न के उन्हें जॉब से नहीं निकाला जा सकता। इस सेक्टर में लोगों को पेड हॉलीडे मिलती है। इसके अलावा फिक्स्ड वर्किंग हावर्स होते हैं, मतलब इनको लिमिटेड टाइम के लिए ही काम करना पड़ता है और अगर ये ओवर टाइम करते हैं तो उसके उन्हें अलग से पैसे मिलते हैं। इन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलती हैं और रिटायरमेंट के टाइम पर इन्हें पेंशन भी मिलता है। वहीं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो बिल्कुल ही अपोजिट होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बिजनेसेस गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और ना ही ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इस सेक्टर में लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, इन्हें पेड हॉलीडेज भी नहीं मिलती है, इनके वर्किंग हावर्स भी फिक्स नहीं होते हैं और इन्हें ओवर टाइम करने के भी कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते हैं। इन्हें पुअर वर्किंग कंडीशंस में काम करना पड़ता है और ना ही इन्हें कोई पेंशन वगैरह मिलता है। तो यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो बहुत ही अच्छा सेक्टर होता है, उसमें बहुत ही अच्छी जॉब्स होती हैं जिन्हें हर कोई करना पसंद करता है। वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कोई भी व्यक्ति काम करना नहीं चाहता क्योंकि इसमें लोगों को उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम क्यों नहीं करने लगते। तो इसके सिंपल से दो रीज़न है। एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की बहुत कमी है, तो ऐसे में सारे लोग तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर सकते। दूसरा रीज़न है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए अच्छी स्किल्स या अच्छी नॉलेज चाहिए होती है जो कि हर किसी के पास नहीं होती, इसलिए लोगों को मजबूरी में आकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। शायद इसीलिए जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए मेहनत करते हैं ताकि हमें भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक अच्छी जॉब मिल सके। अब हम देखते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम देखें रूरल एरियाज़ में तो जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, शेयर क्रॉपर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, तो इन्हें गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, इनकी कैसे मदद कर सकती है। पहला, गवर्नमेंट समय पर इन्हें सीड्स वगैरह प्रोवाइड करा सकती है, अलग अलग एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करा सकती है, इन्हें चीफ लोन्स प्रोवाइड करा सकती है, प्लस स्टोरेज फैसिलिटीज़ दे सकती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर सकती है। और अगर हम देखें अर्बन एरियाज़ में, तो अर्बन एरियाज़ में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो वर्कर्स काम करते हैं, ट्रेड्स और ट्रांसपोर्ट में जो लोग काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, गारमेंट्स मेकर्स हो गए, तो इस तरीके के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अर्बन एरियाज़ में। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनकी मदद कर सकती है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें सस्ते रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करा सकती है, प्लस मार्केटिंग में हेल्प कर सकती है। तो इस तरीके से अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है तो ऑब्वियसली उसमें काम कर रहे वर्कर्स को भी फ़ायदा होगा। और जो अदर वर्कर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज़ बना सकती है जिससे उन्हें सिक्योरिटी मिले। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो इनकी हेल्प कर सकती है। इन सब के अलावा अगर हम कास्ट वाइज देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम करते हैं एससी और एसटी कास्ट के लोग। तो ऐसे में गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट कर सकती है और ये इंश्योर कर सकती है कि जो ये एससी और एसटी कास्ट के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उन्हें भी वही वेजेस मिले जो बाकियों को मिलती, मतलब इनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट के बेसिस पर। अब दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक और तरीके से क्लासीफाई किया जाता है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दो सेक्टर्स में बांटा गया है जो कि है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में वो कंपनियां आती हैं जो कि किसी एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप के द्वारा ओन की जाती हैं। इनका एकमात्र मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जांपल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। तो ये जो कंपनीज होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बल्कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक ग्रुप के द्वारा ओन की जाती हैं। और वहीं जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें वो चीज़ें या वो सर्विसेज आती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं।
इनका मकसद होता है लोगों को सर्व करना, यानी कि लोगों की सेवा करना। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी गवर्नमेंट की चीज़ें होती है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिसेज, इंडियन रेलवेज, तो ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों के भले के लिए। तो ये सब आता है पब्लिक सेक्टर में। अब दोस्तों एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ये गवर्नमेंट होती है उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो हमें ये सब कुछ प्रोवाइड करा देती है, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, रेलवे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। तो ये जो सर्विसेज होती है वो गवर्नमेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देती है या फिर बहुत ही कम दाम में प्रोवाइड कराती है। तो अब कैसे प्रोवाइड कराती है? तो गवर्नमेंट हमसे लेती है टैक्स। इसीलिए गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमें ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कराने की, क्योंकि वो हमसे टैक्स ले रही है। अब एक और सवाल आता है कि क्या प्राइवेट सेक्टर ये सब सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक ग्रुप की बस की बात नहीं है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि किसी के पास इतना पैसा आ भी जाता है और वो हमें ये सर्विसेज दे भी देता है, तो क्या गारंटी है कि वो हमें ये सर्विसेज कम दाम में देगा? क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर कोई करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करेगा इन सर्विसेज के लिए, तो ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा रुपए चार्ज करेगा, क्योंकि उससे तो प्रॉफिट कमाना है। इसका आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट होती है वो हमें फ्री में या फिर बहुत ही कम दाम में पानी उपलब्ध कराती है, और वहीं जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो मात्र 1 लीटर पानी के लिए 30 रुपये चार्ज करती हैं। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट ये बेसिक सर्विसेज देना बंद कर दे तो बेचारे जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड कराने की। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो ये प्राइवेट सेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है पब्लिक सेक्टर के ऊपर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। देखो, कोई भी कंपनी या फैक्ट्री को जब भी सेटअप किया जाता है तो ये इंश्योर किया जाता है कि उस जगह पर बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं है। कोई भी कंपनी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है जहाँ पर ये बेसिक सर्विसेज उपलब्ध ही ना हो। तो ऐसे में गवर्नमेंट के लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज या फैक्ट्री सेटअप हो सके, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और प्रोडक्शन लेवल भी इंक्रीज़ होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे क्लास 10 की वीडियोस आगे देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।